Hello friends, I am Apurva. Welcome to my YouTube channel again. Sorry for being late. Now all the videos will be published on time. Today I have a really interesting topic for all of you. So let's move on to the topic. If you like the topic then please subscribe my channel. आज का हमारा टॉपिक है बौद्धकालीन शिक्षा या बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बौद्धकालीन शिक्षा का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। पहले हम बात करते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा को बौद्धकालीन शिक्षा ही क्यों कहा गया है। तो देखिए, इसके जो प्रवर्तक थे वो गौतम बुद्ध थे और उन्हीं के नाम पर इस काल में दी जाने वाली शिक्षा का नाम बौद्धकालीन शिक्षा रखा गया है। अब बात करते हैं इनके टाइम ड्यूरेशन की। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बौद्ध शिक्षा का समय 520 बीसी से 1200 एडी तक माना जाता है। प्राचीन काल के समान बौद्ध काल में भी केवल प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी और शिक्षा के यही दो स्तर थे। बौद्ध शिक्षा ब्राह्मण शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वंदी थी और बौद्ध शिक्षा के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है। जैसे देखिए, इसके पहले हमने देखा था इसके पहले वीडियो में वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल में भी शिक्षा के दो स्तर हुआ करते थे, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। सेम ऐसे ही बौद्धकालीन शिक्षा में भी शिक्षा के दो स्तर रखे गए हैं, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। जैसे हम वर्तमान समय में यदि स्तर की बात करें तो बहुत सारे शिक्षा के स्तर हैं, जैसे कि प्राथमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर है, उच्च माध्यमिक स्तर है। सेम वैसे ही यदि बौद्ध काल और वैदिक काल की यदि हम बात करते हैं तो शिक्षा के दो स्तर हुआ करते थे, प्राथमिक और उच्च स्तर। अब बात करते हैं कि वैदिक काल की। तो वैदिक काल में कुछ कमियां थीं जिसको बौद्धकालीन शिक्षा में दूर करने का प्रयास किया गया है। इसलिए इस शिक्षा को पुरानी या ब्राह्मण शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वंदी भी माना जाता है। जैसा कि अभी हमने जाना था कि बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा के दो स्तर थे। तो पहले हम देखते हैं प्राथमिक स्तर में क्या शिक्षा थी। इसकी प्रवेश व अवधि की यदि हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की आयु 6 वर्ष की थी और इस शिक्षा की अवधि भी साधारणतया 6 वर्ष की थी। मतलब जब बालक शिक्षा ग्रहण करने जाएगा तब उसकी आयु 6 वर्ष हुआ करती थी और वो वहां पर 6 वर्ष तक रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। यानी उसकी जो शिक्षा है 12 वर्ष का जब तक वो नहीं हो जाता था तब तक चला करती थी। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। चीनी यात्री हेन सांग ने पाठ्यक्रम इस प्रकार बताया है कि बालकों को प्रथम 6 माह में सिद्धि रस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी होती थी। इस पोथी में 12 अध्याय और वर्णमाला के 49 अक्षर होते थे, जिनको विभिन्न क्रम में रखकर 300 से अधिक श्लोकों की रचना की गई थी। 16 माह के बाद बालकों को निम्न विधाओं की शिक्षा दी जाती थी। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो हेन सांगे उनने बताया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें बालकों को पोथी पढ़नी होती थी। हम पोथी को बोल सकते हैं एक छोटी सी किताब, वो किताब उनको पढ़नी होती थी। इसमें 12 अध्याय मतलब 12 पाठ हुआ करते थे और इसमें वर्णमाला के 49 अक्षर हुआ करते थे। जैसे हम जानते हैं वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला की बात करें तो जैसे उसमें 52 अक्षर है, वैसे वर्णमाला के 49 अक्षर उनको पढ़ने होते थे और उनको क्रम में रखकर 300 से अधिक श्लोक तैयार किए गए थे, यानी 300 से अधिक श्लोकों की रचना की गई थी। अब बात करते हैं कि इनमें किन किन विधाओं की शिक्षा दी जाती थी। तो पहली है शब्द विद्या, इसमें शब्दों अक्षरों का ज्ञान दिया जाता था। दूसरी है तर्क विद्या। तर्क विद्या में इसमें यथार्थता पर बल दिया जाता था कि सत्य के आधार पर कैसे हम किसी कारणों को जान सकते हैं। तीसरी थी चिकित्सा विद्या, इसमें चिकित्सा से जुड़ी विभिन्न बीमारी हैं, उनके उपाय, इनसे जुड़ी शिक्षा दी जाती थी। अगली है आध्यात्मिक विद्या। आध्यात्मिक विद्या मतलब आत्मज्ञान,
इससे जुड़ी शिक्षा उसमें दी जाती थी। जैसे आत्मा को जानना या किसी अपने बोल सकते हैं स्वयं की आत्मा का अध्ययन करना, इससे जुड़ी बातें इसमें सिखाई जाती थी। अगला है शिल्प ज्ञान। शिल्प ज्ञान में विभिन्न विधाओं को या कलाओं को सिखाए जाने का प्रयास किया जाता था। जैसे कि हम बोल सकते हैं वस्त्र है, मिट्टी के बर्तन है, पेंटिंग है, ये सारी चीजों का ज्ञान दिया जाता था। प्राथमिक शिक्षा में हम शिक्षा के माध्यम की यदि बात करें तो मठ विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम जनसाधारण की भाषा पाली थी। जनसाधारण की भाषा पाली थी मतलब है जैसे कि वैदिक काल की यदि बात करें तो वैदिक काल में जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। और यहाँ पे बौद्ध कालीन शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का स्थान। जातक कथाओं से ये ज्ञात होता है कि प्राथमिक शिक्षा सभी जातियों के लिए उपलब्ध थी और यह शिक्षा मठों में दी जाती थी। आरंभ में पूर्णतः धार्मिक थी परंतु बाद में इसे लौकिक शिक्षा को भी शामिल किया गया था। मतलब वैदिक काल में जो शिक्षा है जिस प्रकार गुरुकुलों में या आश्रमों में दी जाती थी वैसे ही बौद्ध कालीन शिक्षा की बात करें तो ये मठों में दी जाती थी। शिक्षण विधि। शिक्षण विधि की बात करें तो अल्बर्ट फिटके के अनुसार शिक्षण विधि पूर्णतः मौखिक थी। वैदिक काल में भी शिक्षण विधि जो हुआ करती थी वो पूरी मौखिक थी और बौद्ध कालीन शिक्षा में भी जो शिक्षण विधि थी वो मौखिक थी। अब हम देखते हैं बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के बारे में। उच्च शिक्षा के द्वार सभी धर्म एवं जातियों के लिए खुले थे। इस शिक्षा के मुख्य केंद्र बौद्ध मठ थे पर सभी मठों में समान विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जो शिक्षा थी वो सभी के लिए उपलब्ध थी। वो कोई जाति या धर्म के आधार पर नहीं दी जाती थी, यानी कोई भी आके वहां शिक्षा ग्रहण कर सकता था। और शिक्षा के जो मुख्य केंद्र हुआ करते थे वो मठ थे। और ये जरूरी नहीं है कि जितने भी मठ है उसमें एक समान शिक्षा दी जाए। मतलब जैसे कहीं पर चिकित्सा से जुड़ी शिक्षा दी जा रही होगी, कहीं पर शिल्प कला से संबंधित शिक्षा दी जा रही होगी, यानी अलग अलग टाइप की शिक्षाएं दी जाती थी। अब बात करते हैं प्रवेश व अवधि की। तो शिक्षा का जो प्रारंभ है वो 12 वर्ष की आयु में होता था। अध्यापन की अवधि 12 वर्ष थी ताकि छात्र प्राचीन परंपरा के अनुसार 25 वर्ष में किसी व्यवसाय को ग्रहण करके गृह स्त्रोतम में प्रवेश कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही 12 वर्ष की आयु में उसकी प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट होती थी, अभी यदि उसको उच्च शिक्षा ग्रहण करना है यानी आगे की शिक्षा ग्रहण करना है तो ये 12 वर्ष के बाद स्टार्ट होती थी। यानी 12 वर्ष से उच्च शिक्षा शुरू होगी और इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 12 वर्ष तक चलता था। यानी 24 वर्ष का जब तक बच्चा नहीं हो जाता था तब तक यह शिक्षा चलती थी। 24 वर्ष की आयु में यह शिक्षा उसकी खत्म होती थी और जब 25 वर्ष का कोई बालक हो जाता था यानी अब वो कोई भी व्यवसाय ग्रहण करने के योग्य हो जाता था। पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है। पहली थी धार्मिक शिक्षा और दूसरी थी लौकिक शिक्षा। मगर जो धार्मिक शिक्षा थी वो भिक्षुओं के लिए हुआ करती थी, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। दूसरी है लौकिक शिक्षा, ये भिक्षुणियों के लिए हुआ करती थी या हम बोल सकते हैं साधारण नागरिकों के लिए हुआ करती थी। इसमें इनको धर्म, दर्शन, साहित्य, तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र, चिकित्सा आदि से रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी। अब हम देखते हैं कि बौद्ध कालीन शिक्षा में कौन कौन से विश्वविद्यालय थे। देखिए बौद्ध काल की यदि हम बात करते हैं तो उस समय काफी सारी मतलब यूनिवर्सिटीज खोली गई, बहुत सारे विश्वविद्यालय खोले गए क्योंकि उस समय जो हम बोल सकते हैं शिक्षा थी वो काफी अच्छी क्वालिटी की हो गई थी और इन विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए दूर दूर से छात्र आया करते थे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से विश्वविद्यालय थे बौद्ध काल के समय में। सबसे पहले था नादिया विश्वविद्यालय।
आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये नादिया विश्वविद्यालय का फोटो दिया हुआ है। ये है नादिया विश्वविद्यालय जो कि पूर्वी बंगाल में नादिया नामक स्थान में था। 11वीं शताब्दी में राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण में यह शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र हो गया था। अब हम देखते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये है वल्लभी विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय पूर्वी काठियावाड़ में स्थित था। अगला विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये देखिए, ये है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय उत्तरी मगध में गंगा नदी के तट पर स्थित था। अगला विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये देखिए, ये है तक्षशिला विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय आधुनिक रावलपिंडी में 20 मील दूर स्थित था। यह वैदिक शिक्षा का, बौद्ध शिक्षा का फेमस केंद्र हुआ करता था और जितने भी फेमस चाणक्य, कौटिल्य, सम्राट चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र सभी इसी विश्वविद्यालयों से अध्ययन करके निकले थे। अगला विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। ये देखिए, आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये फोटो है नालंदा विश्वविद्यालय का। यह विश्वविद्यालय पटना में है और इसमें लगभग 1500 शिक्षक और 10,000 छात्र हुआ करते थे। अब हम देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की क्या-क्या विशेषताएं थी। पहला है पबज्जा संस्कार। पबज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु के पहले संपन्न नहीं हो सकता था। इस संस्कार में भिक्षु बालक को 10 आदेश देता था। नव शिष्य को श्रमण या सामनेर कहा जाता था और अपने द्वारा चुने गए भिक्षु से 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण वो करता था। देखिए, पबज्जा का अर्थ है बाहर जाना, मतलब जो बालक होगा वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाता था। और ये जो संस्कार का काम है, पबज्जा संस्कार का कार्य है, वो 8 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता था। जिस भिक्षु को बालक चुन लेता था वो उसी से 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण कर पाता था। यहाँ पे बालकों को सामनेर कहा गया है। बौद्धकालीन शिक्षा की अगली विशेषता है उपसंपदा संस्कार। इसमें पहला लिखा हुआ है कि नए शिष्य के रूप में 22 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र के लिए मठ छोड़ना अनिवार्य था, पर वह उपसंपदा संस्कार संपादित करके पूर्ण भिक्षु की स्थिति प्राप्त कर सकता था तथा बौद्ध संघ का स्थायी सदस्य बन सकता था। अगला है, यह संस्कार बौद्ध संघ के कम से कम 10 भिक्षुकों की उपस्थिति में संपन्न कराया जाता था। पबज्जा तथा उपसंपदा का अधिकार बालिकाओं को भी प्राप्त था। इसको थोड़ा समझते हैं कि उपसंपदा में यदि कोई भी बालक उपसंपदा का संस्कार पूरा कर लेता है तो वह भिक्षु की स्थिति प्राप्त कर सकता था, प्लस बौद्ध संघ का स्थायी सदस्य भी वो बन सकता था। उपसंपदा जो संस्कार है इसमें बौद्ध संघ के कम से कम 10 भिक्षुक उपस्थित हुआ करते थे और ये जो पबज्जा और उपसंपदा का जो अधिकार है वो बालक के साथ साथ बालिकाओं को भी हुआ करता था।
बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं में अगला पॉइंट है हमारा विद्यार्थीत्व का। बौद्ध शिक्षा सभी धर्मों, वर्गों एवं जातियों के लिए थी। केवल चंडालों को इस शिक्षा से वंचित किया गया था। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है चंडाल। ये जो वर्ड है इसको हम विद्यार्थी के चुनाव इस पॉइंट के जरिए समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मगर अभी आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो बौद्ध शिक्षा थी इसमें कोई बाउंडेशन नहीं था, उसमें सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोग आके शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। अगला है विद्यार्थी का चुनाव। इसमें चुनाव के लिए कंडीशन रखी गई है कि ये जो निम्न कैटेगरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इनको अलग करके बाकी हर एक विद्यार्थी को, हर एक बालक को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार हुआ करता था। बट वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसके विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे? तो वो थे जैसे जो नपुंसक हो, दास हो, ऋणी हो, किसी राजा की नौकरी में हो, कारावास से भागकर आया हो, जिसका कोई अंग भंग हो, जिसका शरीर विकृत हो, जिसको राजा ने दंड दिया हो, जिसने माता पिता की आज्ञा ना प्राप्त की हो, जिसको खुजली या छुआछूत का कोई रोग हो, ये सारे जो कैटेगरी के जो बालक थे उनको विद्यार्थियों के रूप में बौद्धकालीन शिक्षा में नहीं चुना जा सकता था। बौद्धकालीन शिक्षा की अन्य विशेषताओं में हम जैसे देखते हैं कि शिक्षा आरंभ करने की आयु। तो जो शिक्षा आरंभ करने की बालक की न्यूनतम आयु थी वो मिनिमम 8 वर्ष हुआ करती थी। अध्यापन की अवधि की बात करें, यदि टोटल जो ड्यूरेशन था अध्यापन का यदि उसकी बात की जाए तो पबज्जा के बाद अध्यापन की अवधि 12 वर्ष, उपसंपदा की 10 वर्ष और पबज्जा संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था। इनको सबको टोटल किया जाए तो शिक्षा की पूर्ण अवधि 30 वर्ष की हुआ करती थी। शिक्षा की पद्धति यदि देखा जाए तो बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों की व्यक्तिगत शिक्षा पद्धति का अनुकरण न करके जो बौद्ध धर्म में जो शिक्षा पद्धति थी वो सामूहिक शिक्षण पद्धति हुआ करती थी। दूसरा है शिक्षण विधि मौखिक थी। जैसे हमने अभी जाना था कि वैदिक काल के समान बौद्ध काल में भी जो शिक्षण विधि हुआ करती थी वो मौखिक हुआ करती थी, इसका कोई रिटर्न फॉर्म नहीं हुआ करता था। गुरु शिष्य के संबंध मधुर होते थे। और आखिरी है भारत में सामान्य विद्यालयों की परंपरा स्थापित करने का श्रेय भी बौद्ध धर्म को ही जाता है। अब हम देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे। इस शिक्षा का क्या उद्देश्य था? तो उसके उद्देश्य इस प्रकार है। पहला है निर्वाण प्राप्ति। देखिए निर्वाण प्राप्ति को हम बोल सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति या मुक्ति, एक टाइप से मुक्ति प्राप्त करना। तो बौद्ध धर्म के अनुसार संसार में दुख ही दुख है और दुख का कारण अज्ञान है। इस कारण बुद्ध ने शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त कर अज्ञान को भगाना बताया था। मतलब जो हमारा ज्ञान है, हमारे अंदर का ज्ञान है, वो अज्ञानता को दूर भगाता है, मतलब प्रकाश लाने की कोशिश करता है। और जब हम ज्ञानी होंगे तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए इन्होंने कहा है कि इससे मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। अगला है चरित्र निर्माण, कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण करना भी था। यानी किसी भी बालक को अच्छा सदाचारी, संयमी जीवन बिताकर शुद्ध चरित्र का निर्माण करना था। बौद्धकालीन शिक्षा का अगला उद्देश्य था व्यक्तित्व का विकास। यानी शिक्षा का उद्देश्य आत्मज्ञान के द्वारा व्यक्तित्व का विकास करना था। अगला है सामाजिक कुशलता। सामाजिक कुशलता उत्पन्न करने के लिए छात्रों को व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी ताकि बच्चे का सही तरह से सामाजिक विकास हो, जिससे वो समाज के लिए अपना एक अच्छा योगदान दे सके और समाज के अनुरूप व्यवहार कर सके। अगला है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण। बौद्धकालीन शिक्षा विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ राष्ट्रीय संस्कृति के प्रसार और राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण की ओर भी ध्यान केंद्रित करती थी। मतलब शिक्षा में राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण कैसे करना है, उसकी हिफाजत कैसे करनी है, इस पर भी शिक्षा दी जाती थी।
यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना भी आपको मिलती रहे।